दोस्तों 9 मार्च को हमारा कक्षा 11वीं का जीव विज्ञान बायोलॉजी का एमपी बोर्ड का वार्षिक परीक्षा का पेपर होने वाला है, इसलिए लगातार मैं आपको तैयारी कराते जा रहा हूं। प्रॉपर दोस्तों आप तैयारी करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, क्लास 11th बायोलॉजी वार्षिक परीक्षा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के नाम से प्लेलिस्ट आकर आप क्रम से वीडियो देख लीजिएगा। पहले ही दोस्तों मैंने आपको 2 अंकी वाले 3 अंकी वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर बता दिए, वस्तुनिष्ठ भी बताते जा रहा हूँ। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 4 अंकी वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। ये हमारा क्या है, पार्ट 1 रहने वाला है। लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर कवर करेंगे। जितने क्वेश्चन बताऊंगे एकदम सिलेक्टेड रहने वाले हैं, हाई चांस आपके एग्जाम में रहने वाले हैं, क्योंकि अभी तक लगातार 3 साल से जो क्वेश्चन मैं बताएं हर साल वही आते हैं। इसलिए अभी जो मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ अच्छे से तैयार करके रखिएगा। तो एक रात में कामयाबी सिर्फ उन्हें मिलती है, एक रात में कामयाबी सिर्फ उन्हें मिलती है जो उस रात के लिए कई रात जागकर मेहनत करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर लिखिए। ये 100% दोस्तों किसी न किसी सेट में जरूर आपको देखने को मिलेगा। पादप कोशिका जंतु कोशिका में अंतर हर साल पूछा ही जाता है, किसी न किसी सेट में आता ही है। ओके, तो आपको अच्छे से तैयार करके रखिएगा। अब ये आपका 3 नंबर भी आ सकता है, 4 नंबर भी आ सकता है, तो लेकिन आपको 4 पॉइंट आपको अच्छे से तैयार करके रखिएगा 4 नंबर में, क्योंकि आ सकता है आपका। तो पादप कोशिका में सेल्यूलोज की बनी हुई दृढ़ कोशिका भित्ति उपस्थित होती है, जबकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है और लवण पाए जाते हैं। पादप कोशिका में, जंतु कोशिका में लवण नहीं पाए जाते हैं। बड़ी बड़ी रिक्तियां पाई जाती हैं, जंतु कोशिका में बड़ी रिक्तियां नहीं पाई जाती हैं। अतिरिक्त भोजन मंड के रूप में संचित हो रहता है, जबकि जंतु कोशिका में अतिरिक्त भोजन ग्लाइकोजन के रूप में एकत्रित होता है। बिल्कुल सिंपल शॉर्ट में मैंने आपको यह आंसर बता रहा हूँ, तो अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, चक्रीय तथा अचक्रीय फोटोफॉस्फोरिलेशन में अंतर लिखिए। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये भी आपका क्या पूछा जाएगा किसी न किसी सेट में। तो जितने मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सब, ओके, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए अच्छे से आपको तैयार करके रखिएगा। तो चक्रीय फास्फोरिलेशन और अचक्रीय फास्फोरिलेशन में अंतर दिया है, या 4 पॉइंट में अंतर दिया, तैयार कर लीजिएगा। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और अपने हिसाब से आपको तैयार कर लेना है। पूरा सॉल्यूशन भी बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको तैयार करके रखना है, प्रोकैरियोटिक कोशिका की विशेषताएं लिखिए। प्रोकैरियोटिक कोशिका की विशेषताएं तो 4 आपको बतानी है। पहला, ये प्राथमिक अविकसित प्रकार की कोशिकाएं हैं। दूसरा, इनमें प्रत्येक सत्य नाभिक नहीं पाया जाता, बल्कि आभासी केंद्रक उपस्थित होता है, जिसके चारों ओर केंद्रक कलक नहीं होती है। ये आपको तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा तीसरा पॉइंट कि इन कोशिकाओं में महत्वपूर्ण कोशिकांग माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी बॉडी, लाइसोसोम आदि अनुपस्थित होते हैं एवं 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। इन कोशिकाओं के केंद्रक तथा सेंट्रोसोम अनुपस्थित रहते हैं। अब मैं आपको आगे प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर बताऊंगा, तो आपको क्या करना है, अंतर अच्छे से तैयार करके रखिएगा। अगर अंतर तैयार कर लेते तो आपका अंतर अगर पूछा जाता वो तो आपसे बन जाएगा। इसके साथ ही प्रोकैरियोटिक कोशिका में अंतर पूछे तो आपको इस साइड के 4 पॉइंट लिख दीजिएगा। यूकैरियोटिक कोशिका के पूछा जाए तो यूकैरियोटिक कोशिका के साइड जो 4 पॉइंट दिए वो आपको लिख दिया, तो आपके अंतर भी तैयार हो जाएंगे। बाकी तैयार करके आपको रखना है, डायरेक्ट आपसे विशेषताएं पूछी जा सकती है। नेक्स्ट, ये भी क्वेश्चन किसी न किसी सेट में जरूर आपको देखने को मिलने वाला है। C3 और C4 पौधों में अंतर, हर साल ये क्वेश्चन आता है। ओके, किसी न किसी सेट में आता ही है हर साल ये क्वेश्चन, तो इसे भी आपको तैयार करके रखना है। C3 और C4 पौधों में अंतर ये आपका दिया हुआ है। जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ इस तरीके से आपको तैयार कर लेना है। अच्छे से आपको ये तैयार करना, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, छोड़ना नहीं है, बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं छोड़िएगा। ओके, अगर छोड़ते हैं क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूं तो फिर आपको उसमें बाद में पछताना पड़ेगा। ओके, क्योंकि अगर आपको एग्जाम में देखने को मिलने के हाई चांस रहने वाले हैं। नेक्स्ट, मानव मस्तिष्क के 4 कार्य लिखिए। मानव मस्तिष्क के क्या कार्य होते हैं, तो अग्र मस्तिष्क का घ्राण पिंड गंध का ज्ञान कराता है। प्रमस्तिष्क मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग है जो निम्न कार्य कराता है, और यह चेतन बुद्ध यह है। ओके, और इसके साथ ही क्या कार्य उसके अंदर का अधिकार दिए है। अग्र मस्तिष्क बता दिया, पर मस्तिष्क का रहता है वो भी आपके दिए हुए, तैयार कर लीजिएगा। फिर इसके आगे ये तीसरा पॉइंट दिया हुआ है। चौथा, ये अग्र मस्तिष्क का डायनिफ्लेसस भाग जो होता है भूख, प्यास, नींद, ताप, थकावट, संभोग, तृष्णा, तृप्ति आदि के कार्यों में नियंत्रण करता है। और अग्र मस्तिष्क हाइपोथैलेमस भाग भी भूख, प्यास, ताप के नियंत्रण के साथ कुछ हार्मोन का भी श्रवण करता है। तो मस्तिष्क के आर हो जाते हैं। नेक्स्ट है, श्वसन में CO2 के परिवहन को समझाइए। श्वसन में CO2 का परिवहन कैसे होता है, तो रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन आपको बताना। तो पॉइंट वाइज पॉइंट दिया है। पहला, प्लाज्मा के रूप में घुली अवस्था। फिर दूसरा आपका दिया हुआ है हीमोग्लोबिन के रूप में। फिर सोडियम तथा पोटेशियम के बाइकार्बोनेट के रूप में, ये आपका दिया हुआ है। आगे देख लेते हैं, तैयार कर लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट आपका रहने वाला है। नेक्स्ट है, मनुष्य के उत्सर्जी तंत्र का केवल नामांकन चित्र बनाइए। तो मनुष्य के जो उत्सर्जी तंत्र होता है उसका नामांकन चित्र देख लीजिए, सिंपल आपका चित्र रहने वाला है, तैयार से आपको कर लेना। ओके, ये दिया है उत्सर्जी तंत्र का चित्र, तो इसे भी आपको देख कर रखिएगा। नेक्स्ट दोस्तों आपको तय करना है, सिरा आलिंद पर्व को हृदय को गति प्रेरक क्यों कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, कम इंपॉर्टेंट है, तो इसे भी एक बार देख लीजिएगा। सिरा आलिंद पर्व को हृदय गति प्रेरक क्यों कहा जाता है, पूरा यहाँ आपको समझाया जा रहा है।
ओके, लेकिन जैसे कम इंपॉर्टेंट थोड़ा इसके स्किप करके जो पहले मेन क्वेश्चन में बताए हैं उन्हें तैयार कर लीजिए। वो सब आपको तैयार हो जाए और आपको लग रहा है आपको टाइम है और आप और क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, तो फिर इस टाइप के क्वेश्चन को आपको पढ़ के रखना है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आपको अंश मेखला और श्रेणी मेखला में आपको अंतर तैयार करके रखना है। कम इंपॉर्टेंट लेकिन इसे भी आपको देख लीजिएगा। अंश मेखला और श्रेणी मेखला में अंतर क्रम से दिए हुए हैं, तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट दोस्तों आपको तय करना है प्रोकैरियोटिक व यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर। प्रोकैरियोटिक व यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। यहाँ से ये क्वेश्चन आपको किसी न किसी सेट में देखने को जरूर मिलेगा। यहाँ से क्वेश्चन मतलब बनेगा ही। ये आपका क्वेश्चन किस प्रकार से बन सकता है, क्वेश्चन आ सकता है प्रोकैरियोटिक कोशिका यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर लिखिए। यह आ सकता है दोस्तों आपका प्रोकैरियोटिक कोशिका की 4 विशेषताएं लिखिए, ऐसा आ जाए प्रोकैरियोटिक कोशिका की 4 विशेषता, जैसे मैं आपको पिछले क्वेश्चन में आपको यहाँ बता भी था प्रोकैरियोटिक कोशिका की विशेषताएं। ओके, इस टाइप का अगर क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो आप कर सकते हैं कि ये 4 पॉइंट हैं, ये 4 पॉइंट आपको लिख देना है, तो ये उसकी विशेषता। यूकैरियोटिक कोशिका की 4 विशेषता तो ये आप बता दीजिएगा इस टाइप से। अंतर तैयार कर ले तो हर प्रकार से आपका तैयार हो जाता है। पूछा जाता है शॉर्टी में आ जाता है प्रोकैरियोटिक कोशिका किसे कहते हैं, जब आपने समझा है, सिर्फ तैयार कर लेते पॉइंट, तो वही आपको 1-2 लाइन पॉइंट लिख दीजिएगा तो भी आपको हाँ वो हो जाएगा प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में और प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में तैयार अच्छे से कर लीजिएगा। प्रकार, कोशिका भित्ति, घटक, कोशिकांग केंद्र की उपस्थिति के आधार पर यहाँ उसके अंतर बताए जा रहे हैं और इसी के आधार पर गुण भी दिए हुए हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है मानव वृक्क के कोई 4 कार्य लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव वृक्क के कोई 4 कार्य आपको लिखने हैं। तो मानव वृक्क के 4 कार्य, पहला क्या है अम्ल क्षार संतुलन। वृक्क के कार्य पहला क्या है अम्ल क्षार संतुलन, बिल्कुल बहुत सिंपल है। अम्ल क्षार का संतुलन करता है, ये शरीर में अम्ल क्षार का संतुलन बनाए रखता है, बस हो गया कंप्लीट आपको। ओके, फिर जल संतुलन करता है, लवण संतुलन करता है, हानिकारक पदार्थों का संतुलन। मतलब इतना सिंपल और शॉर्ट में मैंने आंसर दिया है कि आप क्या है मतलब फास्ट आप तैयार हो जाए, क्योंकि कम समय हमारे लिए तैयारी के लिए, तो आप तरह आसानी से तैयार कर सकते हैं। तो मानव वृक्क के कार्य है अम्ल क्षार संतुलन, जल संतुलन, लवण संतुलन, हानि पदार्थों का संतुलन। ओके, बस उससे संबंधित एक लाइन लिख दी। जल संतुलन में ये शरीर के जल की अतिरिक्त मात्रा को निकालकर जल संतुलित करता है और ये लवणों की अतिरिक्त मात्रा को शरीर से बाहर करने का विकार करता है। और हानिकारक पदार्थों के संतुलन में ये अन्य हानिकारक पदार्थ जैसे विष, दवाइयाँ आदि को मूत्र के साथ शरीर से बाहर निकालने के लिए कार्य करते हैं। इसलिए क्लियर है। नेक्स्ट है एंजाइम एवं उत्प्रेरक में अंतर लिखिए। तो एंजाइम और उत्प्रेरक में आपको अंतर बताना है, तो ये आपके एंजाइम उत्प्रेरक में अंतर दिया हुआ है। कम इंपॉर्टेंट है लेकिन नॉर्मल आपको पढ़ के रखना है। ये सभी प्रोटीन होते हैं तथा रचना जटिल होती है, और जबकि जो उत्प्रेरक होते हैं ये लघु अणु होते हैं, स्वभाव में अकार्बनिक होते हैं। ये विशेष क्रियाओं को प्रभावित करते हैं एंजाइम, जबकि उत्प्रेरक क्या है कई क्रियाओं को प्रभावित करते हैं। एंजाइम होते हैं ये कुछ विशेष प्रकार के अणुओं से ही नियंत्रित होते हैं, जबकि उत्प्रेरक ये किसी भी पदार्थ से नियंत्रित हो सकते हैं। क्रम से दिया 4 पॉइंट आपको तैयार कर लेना। नेक्स्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हाई चांस है ये दोस्तों आपका किसी न किसी सेट में जरूर देखने को मिलने वाला है। हर साल ये क्वेश्चन आता ही है। ओके, अब सेट में 2-3 साल से पेपर आ रहे हैं, तो हर सेट में मतलब किसी न किसी सेट में ये क्वेश्चन देखने को मिल ही जाता है। प्रकाशीय अभिक्रिया, अप्रकाशीय अभिक्रिया में अंतर, 4 नंबर में सीधा ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो इसको क्या है आपका है ट्रिपल स्टार यहाँ आपका कह लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका ये रहने वाला है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको तैयार अच्छे से करना है, रट ले लीजिएगा। 4 पॉइंट दिए, 4 पॉइंट को तैयार कर लीजिएगा। प्रकाशीय अभिक्रिया में इस क्रिया में प्रकाश का अवशोषण होता है, अप्रकाश की अभिक्रिया में प्रकाश का अवशोषण नहीं होता है। प्रकाश की अभिक्रिया में क्रिया एटीपी का उत्पादन होता है, इसमें साथ ही इसमें एटीपी तथा इसका उत्पादन होता है, लेकिन अपेक्षाकृत कम होता है। दोनों का उत्पादन हो रहा है, लेकिन इसमें प्रकाशीय अभिक्रिया में ज्यादा हो रहा है और अप्रकाशीय अभिक्रिया में कम हो रहा है। और यह क्रिया हरित लवक के ग्रेनम में होती है प्रकाशीय अभिक्रिया, जबकि अप्रकाशीय अभिक्रिया ग्रेनम के बाहर स्टोमा में होती है। फिर इस क्रिया में CO2 का स्थिरीकरण नहीं होता है, जबकि अप्रकाशीय अभिक्रिया में CO2 का स्थिरीकरण किया जाता है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट तैयार करना है आपको ऑक्सी और अनॉक्सी श्वसन में कोई 4 अंतर। ये इसे भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ये भी आपका वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट से भी आप क्या ट्रिपल स्टार करिए, ये भी आपको किसी न किसी सेट में देखने को मिलने वाला है। यानी यहाँ के 4 नंबर बात करूँ, 3-4 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके हाई चांस रहते हैं, हर साल पूछा ही जाता है उनमें उन क्वेश्चनों में से। ओके, जिसमें आपका ऑक्सी श्वसन अनॉक्सी श्वसन वाला रहने वाला, तो इसी ये क्वेश्चन आपको क्या है याद नहीं डाटा होना चाहिए। अब पेपर में हो सकता है आपका वायवीय श्वसन अवायवीय श्वसन पूछ लिया जाए, तो एक ही बात रहने वाली है। वायवीय श्वसन अवायवीय श्वसन में अंतर, ऑक्सी श्वसन अनॉक्सी श्वसन में अंतर, एक ही बात रहती है। तो इसलिए दोनों शब्द यहाँ मैंने आपको बता दिए हैं। तो ऑक्सी श्वसन में क्या है, ऑक्सी श्वसन होता है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, अनॉक्सी श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। ऑक्सी श्वसन में कार्बन पदार्थों का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, जबकि अनॉक्सी श्वसन में कार्बन पदार्थों का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। इस क्रिया में अंतिम उत्पाद ऑक्सी श्वसन में अंतिम उत्पाद होता है कार्बन डाइऑक्साइड और जल होता है, जबकि अनॉक्सी श्वसन में अंतिम उत्पाद कार्बन डाइऑक्साइड और एल्कोहल होता है। यह श्वसन सभी जीवित कोशिकाओं में होता है। वायवीय श्वसन अवायवीय श्वसन जीवाणु, कवकों, अंकुरों करने वाले बीजों में इत्यादि में होता है। तैयार कर लीजिए, बिल्कुल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सिंपल आपका सॉल्यूशन दिया हुआ है।
आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट हमारा धमनी और सिरा में अंतर आपको बताना है। तो ये आपका दिया हुआ है धमनी और सिरा में अंतर, तो इसे भी आपको देख लीजिएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट आपको तय करना है संधि किसे कहते हैं, चल संधि के प्रकार के लिखिए। ये भी प्रीवियस में आ चुका है, इंपॉर्टेंट आपका रहने वाला है। संधि के पहले बताया है, पर चल संधि के प्रकार दिए हैं। तो दो या दो से अधिक अस्थियों के बीच वह का वह स्थान जहां अस्थियों में गति हो सके संधि ज्वाइंट कहलाता है। अब मनुष्य के शरीर की गति के आधार पर संधि की निम्न प्रकार की होती है। एक चल संधि होती है, एक अपूर्ण संधि होती है, यानी पूर्ण संधि और अपूर्ण संधि दो प्रकार की संधि होती है। ओके, अब इसमें हमें लेकिन चल संधि को बताना है, चल संधि यानी पूर्ण संधि का वर्णन करना है। दो संधि है आपकी, पूर्ण संधि जिसे चल संधि कहा जाता है और एक अपूर्ण संधि होती है। यहाँ केवल हमें क्या चल संधि के प्रकार बताने, तो चल संधि के प्रकार यहाँ क्रम से दिए हुए हैं। चल संधि को देख लेते हैं, ये पूरा आपको दिया हुआ है चल संधि के बारे में। पहला प्रकार है आपका कंदुक खलिका यानी गेंद और प्याज संधि। फिर दूसरा आपका खूंटीदार संधि है। फिर कब्जा संधि, सैंडल संधि और फिसलन या बीसर्पी संधि, ये है आपके चल संधि के प्रकार। तो इसे आपको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, कंप्लीट हो जाता है। तो इस प्रकार दोस्तों हमने कहा 4 अंक वाले अति महत्वपूर्ण मैंने आपको क्या प्रश्नोत्तर कवर करा दिए हैं। अभी कुछ और क्वेश्चन रह जाते तो एक और पार्ट आएगा, सेकंड पार्ट, जिसमें हम बचे हुए 4 नंबर वाले प्रश्न उत्तर कवर कर लेंगे। बाकी क्रम से सभी क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो आपको क्या है क्लास 11 बायोलॉजी की वार्षिक परीक्षा में पौने क्वेश्चन आंसर की जो प्ले लिस्ट है वहां पर जाकर आपको क्रम से वीडियो देखकर आप तैयारी कर लीजिएगा। जितने क्वेश्चन बता रहा हूँ एक भी क्वेश्चन मत छोड़िएगा, और जिसको मैंने वेरी वेरी मोस्ट टिक लगवाया है वो तो एकदम आपको क्या क्वेश्चन रट्टे होने चाहिए। आइए दोस्तों आपको वीडियो से लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ ही दोस्तों टाइम चाहे व्हाट्सएप को ज्वाइन कर लीजिएगा। डाउट आता है कमेंट से आप जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।